बढ़ते रहना है। उसी कड़ी में इन्होंने जींद में पहला, ये जींद वासियों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, जींद में पहला महिला अनाथ आश्रम जींद में बनने जा रहा है, जिसके बारे में संक्षिप्त में मैं बहुत बताया है। बाकी डिटेल में हमारे स्वामी जी आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे प्रधान जी श्री प्रहलाद राय गर्ग जी बैठे हैं, हमारे उप प्रधान सतपाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हमारे रोहतक से आए हुए हमारे विनोद गुप्ता जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। साथ में हमारे एक कार्यकर्ता हरिओम जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जरूरतमंद, बेसहारा, विक्षिप्त, मंदबुद्धि, वृद्ध, इन सभी लोगों के लिए सेवा कार्य कर रही है जन सेवा संस्थान रोहतक। रोहतक के अंदर 4 आश्रम हैं, 2 वृद्ध आश्रम हैं, 2 अनाथ आश्रम हैं, एक महिलाओं का वृद्ध आश्रम, एक पुरुषों का वृद्ध आश्रम, एक महिलाओं का अनाथ आश्रम, एक पुरुषों का अनाथ आश्रम। वृद्ध आश्रम में वे लोग रहते हैं जिनके या तो बच्चे नहीं हैं या बच्चे होते हुए भी उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनको रखा जाता है। और अनाथ आश्रमों के अंदर वो मंदबुद्धि और पागल लोग होते हैं जिनके घर बार का पता ही नहीं होता, गलियों के अंदर घूमते हुए मिलते हैं, भीख नहीं मांगते, कई दिन के भूखे रहते हैं, दीवार के साथ बैठे रहेंगे, कई दिन तक प्यास लगी हुई है लेकिन उठकर पानी नहीं पिएंगे क्योंकि उनको मालूम नहीं है अगर प्याऊ के अंदर पानी मिलता है। उनको कोई दे देगा खाने के लिए तो ले लेंगे, नहीं तो भूखे रहेंगे कई दिन के लिए। उन लोगों के लिए अनाथ आश्रम हमारे यहाँ खोले जाते हैं। रोहतक के अंदर पुरुषों का भी अनाथ आश्रम है, महिलाओं का भी अनाथ आश्रम है, चरखी दादरी के अंदर पुरुषों का अनाथ आश्रम है। जींद में भी पिछले 8 साल पहले पुरुषों का अनाथ आश्रम प्रारंभ किया गया था और वो सही रूप से चल रहा था, परंतु संख्या की दृष्टि से उसके अंदर केवल 60-65 आदमी रह सकते थे। उस दृष्टि से हमने हांसी रोड के ऊपर 5200 गज जगह के अंदर बड़ा अनाथ आश्रम बनाया, जिसका उद्घाटन हमने 9 जुलाई को किया था और उसके अंदर 350 आदमियों की कैपेसिटी उसमें रखी गई है। और उसके द्वारा हमारा विचार है कि नरवाना, टोहाना, उचाना, हांसी, इधर चारों तरफ के एरिया को हम कवर करके जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हमारे को मिलेगा हम उसके अंदर उनको रखेंगे। परंतु महिलाओं का अनाथ आश्रम रोहतक में है, परंतु हमारा ये विचार बना कि जहाँ जींद के अंदर भी महिलाओं का अनाथ आश्रम व वृद्ध आश्रम होना चाहिए, तो उसी दृष्टि से परसों रविवार 3 सितंबर को जींद के अंदर भी महिला अनाथ आश्रम व वृद्ध आश्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। वो जो हमारी पुरानी बिल्डिंग थी उसके अंदर ये शुरू कर रहे हैं हम। इसके अंदर 70 महिलाओं की कैपेसिटी रहेगी और यदि ज़्यादा महिलाएं आ जाएंगी तो उनको फिर हम रोहतक ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि रोहतक के अंदर महिलाओं का हमारे 300 की कैपेसिटी का महिला अनाथ आश्रम चल रहा है और उसमें इस समय 265 महिलाएँ रोहतक के अंदर रह रही हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ जितना आवश्यक पुरुषों का है उससे कहीं अधिक आवश्यक महिलाओं का है, क्योंकि जैसे रात को समाचार आ जाता है हमारे पास 8 बजे 20-25 साल की महिला यहाँ गली में घूम रही है। अब उसके लिए कोई साधन ना सरकार के पास में है, ना प्रशासन के पास में है, ना पुलिस के पास में है, क्योंकि रात को किसी भी महिला को थाने में रखा नहीं जा सकता। कानून है कि थाने के अंदर नहीं रख सकते, वो कहते हैं कहाँ ले करके जाएं। तो अल्टीमेटली प्रशासन और पुलिस सारे बेसहारा असहाय हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, किसी बस में बैठा देंगे, किसी ट्रेन में बैठा देंगे कि यहाँ से अपने यहाँ से भला टालो, नहीं तो रात के टाइम पर घटना घट गई तो कल के फिर दिन हमारे को दिक्कत आ जाएगी। लोग 112 पर फ़ोन कर देते हैं तो उनकी पुलिस की और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि क्या करें। उस अवस्था के अंदर हमारे पास रात को भी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक अलग अलग ज़िलों से ले करके रोहतक के अंदर आते हैं महिला को दाखिल करने के लिए। फिर परसों की बात भी है, रात को 1 बजे एक महिला को लेकर के आए झज्जर से हमारे पास में दाखिल करने के लिए, तो हमने उसको दाखिल किया। तात्पर्य क्या है, अब ये जो महिलाओं की जो दशा है, ये महिलाएं ऐसी होती हैं दिमाग से कमज़ोर हैं, ना कहीं भीख मांगती हैं, और समस्या क्या है, वो कहाँ पर सोएंगी, कहाँ पर वो वॉशरूम जाएंगी, कहाँ पर किसी से वो खाना मांगेगी। और रात के टाइम के ऊपर गली के अंदर कोई महिला 18-20 साल की, 25 साल की, 30 साल की, 45 साल की घूम रही है तो क्या सुरक्षा है उसकी। तो जनसेवा संस्थान के जितने भी कार्य हैं वो सभी के सभी ऐसे कार्य हैं जो कि अति ज़रूरतमंद की सहायता करने के लिए बने हुए हैं। तो जींद के अंदर भी ये महिला अनाथ आश्रम जो खुलेगा तो उसके द्वारा हम सभी मिल कर के वहाँ पर ये सेवा करेंगे।
कि सभी पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है, जहाँ कहीं भी कोई भी ऐसी ज़रूरतमंद महिला मिले, पुरुषों का आश्रम तो पहले है ही, और जिसको रहने की समस्या है, कहाँ जाए कहाँ या लावारिस मिले, तो तुरंत केवल हमारे को सूचना दे दें। हमारी एम्बुलेंस 24 घंटे उपस्थित रहेगी, जा कर के लेकर के आएंगे और उसको हर तरह का उसका इलाज और हर तरह की सारी उसकी व्यवस्था हम करेंगे। ऐसे ऐसे केसेस हमारे को मिलते हैं कि चोट लग गई जरा सी पैर के अंदर, इलाज उसका हुआ नहीं, पैर सड़ता चला गया। अभी भी पिछले दिनों 1 हफ्ता पहले हमारे को रोहतक हिसार रोड के ऊपर एक मिला, तो उसकी 3 उंगलियां 4 उंगलियां कीड़ों ने खा ली, कीड़े पड़ गए, कीड़ों ने खा ली उस सारी उंगलियां, और सिर्फ केवल एक अंगूठा बचा है। तात्पर्य क्या है, यदि पहले से उसका पता लग जाता है हमारे को, तो ऐसी नौबत नहीं आती है कि उस घाव के अंदर पहले छोटी चोट लगी होगी, लेकिन वही सड़ गया, उसके अंदर कीड़े पड़ गए और कीड़े फिर बढ़ते चले गए और उन्हें उंगलियों को उनको खा लिया। तो हमारा तात्पर्य क्या है इस बात के लिए कि महिलाओं का जो अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम यहाँ पे खुला जा रहा है, ये अपने आप के अंदर एक सेवा का के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, और मैं समझता हूँ आप सभी के सहयोग से ये अच्छा कार्य चलेगा। 70 की कैपेसिटी है। हाँ जी, हाँ, 70 महिलाएं रह सकती हैं। इससे ज़्यादा हो जाएंगी तो रोहतक ट्रांसफ़र कर लेंगे। एक बार 60 से शुरू करेंगे, 10 का मर्दम है, कोई नहीं आ जाएगी तो रखने के लिए, बाकी फिर रोहतक हेड ऑफिस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। स्वामी जी तो देखभाल करने के लिए स्टाफ महिला है या तो टोटल केवल महिलाओं का स्टाफ होगा, और इसके अंदर बहुत ही कठोर नियंत्रण हम रखते हैं। किस प्रकार से रखते हैं कि जैसे शाम को 7 बजे के बाद किसी भी कारण से किसी भी पुरुष का प्रवेश नहीं होगा। सारे के अंदर सीसीटीवी की कवरेज रहेगी, कैमरे की कवरेज रहेगी, और उन कैमरों को भी हमारे मोबाइल के अंदर शिफ्टिंग होगा। इसी प्रकार से कोई भी पुरुष अंदर प्रवेश करेगा तो अकेला प्रवेश नहीं करेगा, उसके साथ में हमारी जो मैनेजर होगी, वहाँ की महिला मैनेजर, वो साथ साथ में जाएगी, और जब तक कि वो गेट से बाहर ना आ जाए पुरुष, तब तक वो उसके साथ में ही रहेगी। तो इस प्रकार के नियम लागू करेंगे कि ताकि उनकी जो सुरक्षा है अंदर निवासियों की, क्योंकि वो तो दिमाग कमज़ोर हैं, तो उनका शोषण तो बहुत जल्दी किया जा सकता है, तो इसलिए उनकी सुरक्षा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हमारे लिए है। स्वामी जी यदि हम सब लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें तो जितने हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं इतने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यदि हम खुद अपने हर एक आदमी अपने कानून के अनुसार चले, संविधान का पालन करे, तो क्या पुलिस की आवश्यकता रहेगी? क्या कोर्ट की आवश्यकता रहेगी? क्यों रहती है आवश्यकता कोर्ट की आवश्यकता? इसलिए है कि एक आदमी दूसरे का शोषण करता है, दूसरे के अधिकारों का हनन करता है, इसलिए जिसके अधिकारों का हनन हुआ कोर्ट में जाता है, कोर्ट उसका फैसला दे देता है। इसी प्रकार से माँ बाप को अपने घर में रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए, और हम हर समय कहते हैं जरूर रखना चाहिए। हमारा तो जो हिंदू संस्कृति है उसके अंदर जरूर रखना चाहिए, वृद्धाश्रम होने ही नहीं चाहिए। लेकिन बात तो यहाँ आ रही है कि जब एक वृद्ध सड़क पे आ जाता है, वो कहाँ जाए? अगर हम ये कहें कि हमारी संस्कृति अलाउ नहीं करती, आपको रोड पे नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, रोड पे है। क्योंकि यदि रोड पर नहीं होता तो हमारे पास में महिला वृद्धाश्रम के अंदर भी 85 महिलाएं रोहतक के अंदर हैं, महिला वृद्धाश्रम के अंदर। पुरुष वृद्धाश्रम के अंदर हमारे पास 170 आदमी रोहतक के अंदर है। तो ये जो समस्या इस बात की है कि यदि बच्चे ये कह दे तो उन्हें जहाँ जाना हो जाओ, तो वो कहाँ जाए? वो रेल के नीचे जाके कटता है, आके हमारे पे कहता है या तो आप रख लो, और नहीं तो मैं तो रेल के नीचे जाके कटने के सिवाय मेरे पास और कोई चीज़ साधन तो है ही नहीं। इसमें एज इफेक्ट भी होता है या सिर्फ बच्चों को ब्लेम कर सकते हैं? क्या एज इफेक्ट भी होता है? एज इफेक्ट सर मैं बताता हूँ, एज इफेक्ट के कारण क्या होता है, उनका दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है, उनके चलने फिरने की या उनकी सामर्थ्य भी कम हो जाती है, खाते खाते गिराएंगे, खांसी हो जाती है, रात के टाइम पर सारी रात खांसते हैं, बलगम आता है उनके अंदर करके। तो मैं मानता हूँ कि उसके द्वारा बच्चों को परेशानी होती है, लेकिन इसका ये आधार तो नहीं होता ना कि जिन माँ बाप लेटरिन करते थे तो क्या उस माँ ने हमारी लेटरिन साफ़ नहीं की? क्या उसने ये नहीं सोचा? उसने सोचा मेरा है। इसी प्रकार से माँ बाप को भी हमें ये समझना कि वो मेरे हैं और मेरा दायित्व है, केवल और केवल दानदाताओं के ऊपर वो चलेगी। इस बात के तो फिर सरकार ढकोसला करती है जन सेवा। हम सकते हो इस बात के लेकर, हम तो अपनी बात रखें ना। काम करने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं, अब उनमें से कितने % कौन कितना कर पा रहा है, कौन सी सरकार कितना कर पा रही है, वो तो उनके ऊपर निर्भर करता है उनको क्या करना चाहिए और कितना वो कर पा रहे हैं। हम तो अपना ये कहेंगे कि ये जो बेसहारा लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, इनके लिए भी होना चाहिए। लेकिन यदि सरकार नहीं करती तो NGO जो है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना फ़र्ज पूरा करते हैं। स्वामी परमानंद जी का अंत्योदय स्कीम बोलते हैं कि सबसे आखिरी व्यक्ति। अब मैं ये समझता हूँ जो ये दिमाग कमज़ोर व्यक्ति है, ये सबसे अंतिम व्यक्ति है, क्योंकि ये भीख नहीं मांगता। आपने बाजार में भीख मांगते हुए देखे होंगे, वहाँ दिमाग कमज़ोर लोग नहीं है। वे दिमाग कमज़ोर लोग तो बस दिमाग से उसका काम करता नहीं, वो जहाँ के यहाँ बैठे हैं
और किसी भी हालत के अंदर आपने चलते चलते उसके ऊपर उसको रोटी दे दी तो रोटी खा ली उसने, आपने उसको 20 रुपये दे दिए तो उसको ये नहीं पता ये 20 रुपये हैं, उसे ये नहीं पता इसका सामान कहाँ से खरीदा जाएगा या क्या किया जाएगा, वो वहीं पर ही पड़े रहते हैं और खड़े रहते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि वे जो लोग जो कि समाज के अंदर बिल्कुल हेय दृष्टि से हैं, इनका पालन उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उनको हम ला करके उनका हम इलाज करवाएं, उनको मेंटेन करवाएं और उन लोगों के अंदर भी मुख्य धारा को शामिल करने के लायक हो जाते हैं। 90% तक वे लोग ठीक हुए हैं। अब हमारे आश्रमों के अंदर भी आधा स्टाफ इन्हीं में से है। वे जो लोग दिमाग कमजोर लोग सड़क के ऊपर थे, समाज के ऊपर भी बोझ थे, सरकार के ऊपर भी बोझ थे, वही व्यक्ति जब उनका साइकेट्रिक इलाज करवाया जाता है, रेगुलर उनको दवाई दी जाती है, तो वो दवाई के साथ में वो लगभग ठीक हो जाते हैं। आप उनसे मिलोगे आप ये कोई तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब वो जिस हालत में था उसमें तब हमने इलाज करवा दिया ना, अब वो फिर वहीं पर काम करने लगते हैं। आप हमारे रसोई में जाओगे, एक स्टाफ है, 5 जने उन्हीं में से लगे हुए सेवा करने के लिए, झाड़ू पोछे का है, दूसरे को नहलाने का है, दूसरे को दवाई देने का है, सेवा करने का भी लोग सेवा करते हैं। तो जो लोग करते हैं वह मार्गदर्शन जो एक मानव को महामानव बनाता है। एक साधन संपन्न परिवार से संबंधित स्वामी जी ने सभी सुख सुविधाओं को एक तिनका समझकर उनका त्याग कर दिया और लग गए उन दुखी लोगों के जीवन रक्षा में जिनसे स्वामी जी का कोई सांसारिक संबंध नहीं था। संबंध था तो वह था मानवता का, इंसानियत का, पर पीड़ा को समझने का, खुद को बिठाकर दूसरों के लिए जीने का। आइए अब जनसेवा संस्थान रामतक के वर्तमान सेवा कार्यों को समझते हैं। वर्तमान समय में संस्था द्वारा कुल 7 आश्रम संचालित हैं। 4 आश्रम रामतक में, 1 आश्रम जींद में, 1 आश्रम चरखी दादरी में एवं 1 आश्रम कलानौर में स्थित है। इन आश्रमों में कुल 757 लाभार्थी निवास कर रहे हैं। रामतक के 4 आश्रमों में से 2 वृद्धाश्रम एवं 2 अनाथ आश्रम हैं। पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग अलग आश्रमों की व्यवस्था है। पुरुष अनाथ आश्रम रामतक में निवासियों की संख्या 211, जींद में 65, दादरी में 63 एवं कलानौर में 51 है। महिला अनाथ आश्रम रामतक में निवासियों की संख्या 210 है। पुरुष वृद्धाश्रम रामतक में निवासियों की संख्या 80 एवं महिला वृद्धाश्रम रामतक में निवासियों की संख्या 77 है। वृद्धाश्रमों में वे बुजुर्ग रहते हैं जो दुनिया के नहीं अपनों के सताए हुए होते हैं। कुछ बुजुर्गों की खुद की संतान नहीं होती और कुछ बुजुर्गों की खुद की संतानें उन्हें बुढ़ापे में उन्हें खुद का नहीं मानती। जन सेवा संस्थान रामतक का सेवा भावी एवं आध्यात्मिक वातावरण उन्हें इस दर्द से निकालने में एक चिकित्सक की भांति कार्य करता है। सभी बुजुर्ग आश्रम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। समय पर हर व्यवस्था बुजुर्गों को उपलब्ध होती है। सुविधाओं में देसी घी में बना हुआ स्वादिष्ट भोजन, नहाने एवं पीने के लिए गर्म व ठंडे पानी की व्यवस्था, मनोरंजन के लिए LED, पढ़ने के लिए पुस्तकालय की उचित व्यवस्था संस्थान में है। झूठे बर्तनों एवं उतारे हुए मलिन वस्त्रों को धोने की व्यवस्था संस्थान द्वारा ही प्रदान की जाती है। संस्था द्वारा नियुक्त किए गए सहायक हर वक्त बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं। समय समय पर चिकित्सकों द्वारा बुजुर्गों की स्वास्थ्य जांच की जाती है। होली एवं दीपावली जैसे त्योहारों पर बुजुर्गों के लिए महोत्सव का आयोजन होता है ताकि वे दुख और तनाव के साथ नहीं बल्कि उत्सव के साथ अपना जीवन आश्रम में व्यतीत करें। अब आगे हम संस्था द्वारा संचालित अनाथ आश्रमों में हो रहे सेवा कार्यों को जानते हैं।